हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में अपन वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने आयंस के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो का, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो वैलेंसी है, इस चैप्टर में आपको वैलेंसी का ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के लिए जितना ज़रूरी है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे यहाँ पर कि टॉपिक का नाम तो वैलेंसी और सर ने यहाँ पर सोलर सिस्टम बनाया हुआ है, तो ये सोलर सिस्टम मैंने क्यों बनाया ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो जो वैलेंसी है ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। अब एक एटम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप देख लो कि सोलर सिस्टम में क्या होता है। हमारा जो सोलर सिस्टम है वहां पर सेंटर पे सन है और सन के चारों तरफ हमारे जो प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स, वो चक्कर काट रहे हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सन के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन क्या ये एक ही जगह चक्कर काट रहे हैं? यानी कि अगर सन यहाँ है और यहाँ पर मर्क्यूरी है, तो क्या यहाँ पर वीनस, यहाँ अर्थ, मार्स ऐसे चक्कर काट रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये चीज आप बचपन से जानते हो। क्या होता है कि ये सन है, सन के कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पर मर्क्यूरी है जो इस सन का चक्कर काट रहा है, और उससे सन से और थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस यानी मर्क्यूरी से भी ज्यादा दूर होगा, यहां पर वीनस है जो कि यहां पर चक्कर काट रहा है सन के। उसके बाद में अर्थ है जो कि वीनस से भी ज्यादा दूर है, सन से इसका डिस्टेंस इन दोनों से ज्यादा दूर है। वैसे ही सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो डिस्टेंस उनका बढ़ता जाता है सन से। अब हो क्या रहा है, ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं ये सन का चक्कर तो काट रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ में काट रहे हैं। एक ऐसा रास्ता है इनका जो इन्होंने खुद बनाया हुआ है, वो इनका सर्कुलर पाथ है। एक सर्कल में ये चक्कर काट रहे हैं, इसी सर्कल से वो बाहर नहीं जाते, इसी सर्कल में वो चक्कर काट रहे होते हैं। अगर इस सर्कल से बाहर चले जाएंगे तो जाके इससे या इससे किसी से भी टकरा सकते हैं। तो ये इसी चक्कर में, इसी सर्कल में चक्कर काट रहे होते हैं। तो ये जो सर्कुलर पाथ है इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी सर्कुलर पाथ में चक्कर काट रहा हो, उससे बाहर नहीं जा रहा है, जा सकता है लेकिन अभी नहीं जा रहा है, तो जब वो सर्कुलर पाथ में चक्कर काट रहा हो तो उस सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट या फिर शेल बोलते हैं। ऑर्बिट या शेल बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है, आपको याद रखना है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या याद रखना है कि ऑर्बिट किसको बोलते हैं। और यहां पर जिस तरह से सोलर सिस्टम का आपने डायग्राम देखा हुआ है, बचपन से आपने बनाया हुआ है, सेम इसी तरह से एटम का भी स्ट्रक्चर होता है। एटम के सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है, जैसे कि यहां पर सन है, और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसी तरह से ऑर्बिट के चक्कर काट रहे होते हैं, जैसे कि सन के चारों तरफ ये सारे प्लैनेट्स चक्कर काट रहे हैं। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रब करता हूं, अब अपन अपने टॉपिक वैलेंसी में आ जाते हैं। ओके, तो अब देखिए आपको ये समझ में आ गया है कि ऑर्बिट या शेल क्या होता है। अब अपन बात करेंगे वैलेंसी का। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सोडियम Na। ठीक है, सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है, Na से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का, क्लोरीन को रिप्रेजेंट किया जाता है Cl से। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, और क्लोरीन का होता है 17। अब ये 11 और 17 क्या चीज है? जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे, आपके पास पीरियोडिक टेबल का चार्ट दिया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है तो आप नेट में सर्च कर सकते हो। ये मैं आपको साइड में शो भी कर दे रहा हूं, देखिए ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल। ठीक, तो ये जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं एक पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब 118 एलिमेंट्स एक जैसे तो हो नहीं सकते, सबका नाम अलग अलग है। हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन है, हीलियम का नाम हीलियम है, सोडियम का नाम सोडियम है, क्लोरीन का नाम क्लोरीन है। ऐसा क्यों है? देखो, ये सारे के सारे एटम से मिलके बनते हैं। अभी एटम में क्या होता है? एटम में होता है इलेक्ट्रॉन, जिसको E- से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन होता है, और वहां पर एक न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ध्यान से समझना जो समझा रहा हूं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार और समझा दे रहा हूं। देखो,
ये एटम है, एटम बहुत छोटा होता है, आपको पता है, हम तो उसको नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमको समझने के लिए। ये एक एटम है, तो एटम में क्या होता है, यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर सेंटर पे प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन क्या करता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन को अपने पास पकड़ के रखता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहां पर चक्कर काट रहा होता है। कहां, इस ऑर्बिट में, और भी ऑर्बिट होंगे ऐसे, यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्रीली घूम रहे होते हैं, चक्कर काट रहे होते हैं। प्रोटॉन बीचों बीच होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट रहे होते हैं। अब इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिपेंड करता है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका नाम क्या होगा। किसी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन भी 11 होंगे, ये याद रखना आपको, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर में बराबर होते हैं, तभी कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। अगर इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर 11 प्रोटॉन भी होंगे। तो अगर इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है तो वो सोडियम कहलाएगा। अगर इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन भी होंगे तो ये क्लोरीन कहलाएगा। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन कहलाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो हीलियम कहलाएगा। मैं ये सब चीज कैसे बता पा रहा हूं, मैं कई साल से पढ़ा रहा हूं, आप भी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे करके याद हो जाता है। जब जैसे जैसे आप पढ़ने लगते हो, बार बार उसी चीज को रिपीट करने लगते हो, तो आपको याद हो जाता है कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, किसका एटॉमिक नंबर कितना है, किसका एटॉमिक मास कितना है। ठीक है, वो सारी चीज आपको धीरे धीरे याद हो जाती है, आपको भी याद करने की जरूरत नहीं। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स है, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर 11 है। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स और 17 प्रोटॉन होते हैं उसके एटम में, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर 17 है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी हम बात करेंगे वैलेंसी के बारे में, है ना। वैलेंसी क्या होता है, मैं आपको आ रहा हूं धीरे से बताता हूं क्या होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही तो घूम नहीं रहे होंगे। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में प्रॉपर एक ऑर्बिट में मर्क्यूरी घूम रहा है, एक ऑर्बिट में अर्थ घूम रहा है, एक ऑर्बिट में वीनस घूम रहा है, उसी तरह से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहां पर ये मान लीजिए ये एटम है और ये एटम का सेंटर है, तो एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब यहां पर प्रोटॉन्स जितने हैं वो इससे चिपके होंगे, इस न्यूट्रॉन के साथ में प्रोटॉन चिपके होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, यहां चक्कर काटेगा। अब चक्कर कैसे काटेगा, देखो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन तो 11 यहां सारे के सारे चिपक जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सबसे पहला जो ऑर्बिट रहेगा इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। उसके बाद में एक और सेकेंड ऑर्बिट आएगा, इस सेकेंड ऑर्बिट में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते हैं। तो यहां पर मैं 8 डाल देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब टोटल यहां काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहां पर, 8 यहां पर, टोटल 10 हो गए, लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन है। तो एक तीसरा ऑर्बिट भी आएगा। अब ये तीसरा ऑर्बिट में क्या होगा, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है किसका, सोडियम का। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको ऊपर ऊपर मैं समझा रहा हूं एटम का स्ट्रक्चर के बारे में, ताकि आपको वैलेंसी समझ में आ जाए। ठीक है, अब होता क्या है, लाइफ में कोई भी इंसान हो वो हमेशा सेटल होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। उसी तरह से ये जो एटम्स है ना, ये एलिमेंट्स हैं, ये भी स्टेबल होना चाहते हैं। ये स्टेबल कैसे होते हैं, इनके स्टेबल होने की सिर्फ एक ही कंडीशन है। जैसे कि ह्यूमन लाइफ में क्या होता है, स्टेबल होने का क्या कंडीशन है, अच्छी नौकरी है या अच्छा बिजनेस है, अच्छा पैसा कमा रहे हो, आपके पास सब चीज है, आप स्टेबल हो, क्योंकि आप सब चीज खरीद सकते हो। इमरजेंसी में जब आपको जरूरत पड़े मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो आपके पास सारे पैसे अवेलेबल है, सारे सुविधाएं अवेलेबल है, तो आप स्टेबल हो। उसी तरह से ये स्टेबल होना चाहता है। जिसके पास स्टेबिलिटी नहीं है वो क्या करता है, दिन रात काम करता रहता है, कहीं ना कहीं से इधर से कुछ आ जाए, उधर से कुछ आ जाए, ऐसा लगा रहता है। ठीक है, वैसे ही एटम्स और एलिमेंट्स के साथ में भी होता है। यहां पर इनके स्टेबल होने का सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इनका जो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होने चाहिए, जिसको हम ऑक्टेट बोलते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये स्टेबल है, अगर 8 नहीं है तो ये उछल कूद करता रहेगा, रिएक्शन पे रिएक्शन करता रहेगा। अभी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कैसे होता है, इस लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन कैसे करेगा, या तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर दे देगा किसी और को, या फिर इलेक्ट्रॉन ले लेगा।
ये चीज मैंने आपको आयन्स समझाने के टाइम पे भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन जो होता है उसी से ही आयन का फॉर्मेशन होता है। या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, दे देगा, या फिर गेन कर लेगा। कब लूज करता है और कब गेन करता है ये भी अभी अपन देखेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां प्रेजेंट है ये बताता है कि इसका वैलेंसी क्या होगा, और यही से इसी से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है कि ये चीज किसी के साथ कैसे जुड़ेगा। अभी सोडियम के बारे में आपको समझ में आ गया कि सोडियम के सेंटर पे यहां पर न्यूट्रॉन्स है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों मिला के 10 हो गए, 1 बच गया, तो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर क्लोरीन का इसी तरह से बनाना चाहें अपन, तो यहां पर देखो ये है क्लोरीन का एटम, सेंटर में यहां पर तो न्यूक्लियस होगा, इसके पास क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे 17। पहले ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद यहां पर दूसरा ऑर्बिट आएगा जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10 हो गए। कितना है इसके पास, 17 इलेक्ट्रॉन्स है, बचे कितने, 7। तो इसका जो तीसरा ऑर्बिट होगा यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, लेकिन स्टेबल होने का कंडीशन क्या है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसके पास लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल नहीं है। इसके पास लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर ये भी स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि 8 मतलब 8, एक ना तो कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। ठीक है सॉरी। अब देखो क्या होगा, ये स्टेबल होना चाहता है, तो इसके पास 2 कंडीशन है, या तो कहीं से ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच ले तो इसके ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, या फिर इस 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो ये ऑर्बिट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इसका सबसे बाहर वाला जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो ये बन जाएगा, और यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, फिर ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कंडीशन है। सेम इसके साथ भी होगा, इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके पास भी 2 कंडीशन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ये खींच के ले आए अपने पास में तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, या फिर इन पूरे के पूरे 7 इलेक्ट्रॉन्स को कहीं पर किसी को डोनेट कर दे दे, तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, यहां पर तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है तो ये स्टेबल हो जाएगा। अब होता क्या है, जब यहां पर देख रहे हो आप सोडियम के कंडीशन में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन को खींचना या 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना आसान क्या होगा। एज अ ह्यूमन बिहेवियर आपके पास में 2 काम है। पहला काम है कि आप कोई 20 किलो का बोरा है उसको ले जाके एक जगह से दूसरे जगह रख दो, ये पहला काम है। दूसरा काम ये है कि एक 100 किलो वाला बोरा है या 20 किलो के 5 बोरे हैं, उनको आपको उठा के रखना है, तो आप क्या करोगे, आसान वाला काम चुनोगे, जो एक बोरा है उसको एक जगह से दूसरे जगह रख दोगे। ठीक, वही चीज यहां पर भी होता है, ये देखता है कि सबसे आसान क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेने में ज्यादा मेहनत लगेगा या 1 इलेक्ट्रॉन्स को देने में ज्यादा मेहनत लगेगा। ठीक है, कम मेहनत जिसमें लग रहा है वो काम ये करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन को खींचने से ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, दे देगा। ये सोडियम है Na, इसने 1 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। ठीक, अब ये दे दिया इलेक्ट्रॉन्स, अब यहां पर क्लोरीन बैठा हुआ है। अब क्लोरीन क्या करेगा भैया इसके पास भी 2 कंडीशन थे, ये देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो इसका ये ऑर्बिट खत्म हो गया, ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट बन गया, और यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल हो गया। अब इसको देखो, यहां पर क्या था, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है बाहर में, इसके पास भी 2 कंडीशन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन्स ले ले या 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे। ज्यादा आसान क्या होगा इसके लिए, 1 इलेक्ट्रॉन लेना, 7 इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा मेहनत लगेगा, ज्यादा खर्चा है, तो क्या करेगा ये 1 इलेक्ट्रॉन्स यहां से, इससे 1 इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेगा, यहां पर सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पहले तो 7 थे, एक सोडियम ने दे दिया तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स दे दिया है तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन गया है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, किसका किसका, सोडियम का और क्लोरीन का। क्या बन गया, NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। घर में जो आप नमक खाते हो वही है ये सोडियम क्लोराइड। कैसे बन गया भाई, इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया लेन देन का, इसने दे दिया और इसने ले लिया। यही चीज हमने आयंस में भी पढ़ा था कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स एन आयन। अब यहां पर आयन का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो अभी वैलेंसी के बारे में बताऊंगा, यहां पर आयंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ।
पहले इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स थे और 11 प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 11 के 11 है, तो 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को कैंसिल कर गए, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच गया, तो इसके ऊपर Na पॉजिटिव का साइन आ गया, ये लो सोडियम का आयन फॉर्म हो गया। अब यहां पर क्लोरीन था, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 में से इसने क्या किया, 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन तो बराबर चल रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 17 है, तो एक्स्ट्रा क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन। कितने ज्यादा, एक, तो एक माइनस लग गया यहां पर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो 2 प्लस हो जाता, 3 बाहर निकलते तो 3 प्लस हो जाता, अगर 2 अंदर आते तो 2 माइनस, 3 अंदर आते तो 2 3 माइनस। ठीक है, इस तरह से आयंस का फॉर्मेशन होता है। अब वैलेंसी क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स दे के भी हो सकता है, लेके भी हो सकता है। भाई इसने दे दिया तो यहां 8 हो गया, और इसने ले लिया तो यहां पर 8 हो गया। तो कितना दे रहे हो और कितना ले रहे हो, वही कहलाता है वैलेंसी। यानी कि अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे के अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, तो इसका वैलेंसी हो गया 1। ये वैलेंसी डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल वैलेंसी कैलकुलेट करना हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझ लो कि वैलेंसी होता क्या है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन्स देना हो या लेना हो, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका ऑक्टेट अंदर वाले ऑर्बिट में कंप्लीट हो जा रहा है, तो बाहर का ऑर्बिट खत्म हो जाएगा, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट बन गया, तो ये क्या कहलाएगा, इसका वैलेंसी हो गया 1। अब क्लोरीन के केस में भी सेम है, भाई इसने तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसका भी वैलेंसी 1 होगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स आप दे रहे हो या ले रहे हो, वही वैलेंसी कहलाता है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या चीज है कि 2 एटम्स को या 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करने का जो पावर होता है उसको हम वैलेंसी बोलते हैं, या फिर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन किए जा रहे हैं, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। अब इसके बेस पे हम जो पीरियोडिक टेबल में बाकी एलिमेंट्स हैं उनके भी हम वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन के पास तो बेचारे के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंसी कितना होगा, तो देखो अगर मैं हाइड्रोजन को बनाना चाहूं तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसके पास ऑक्टेट तो कंप्लीट हो नहीं सकता, भाई इसके लिए पहले ऑर्बिट में क्या होता है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इसको 1 ही की कमी है, तो एक ये कहीं से अगर ले लेता है या दे देता है तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम का ऐसे बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, ना तो इसको लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि इसका जो पहला ऑर्बिट है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये स्टेबल है, इसको देने की जरूरत ही नहीं है, ये स्टेबल है। ठीक है, ना देने की जरूरत है ना लेने की जरूरत है, तो इसका वैलेंसी हो गया 0। ये वैलेंसी का कैलकुलेशन हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में जरूर करेंगे, लेकिन एक चार्ट है, देख लीजिए, मैं आपके सामने ये लगा दे रहा हूं। इस चार्ट को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे कैलकुलेशन करना है अपन जरूर सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको वैलेंसी के बारे में डिटेल में बताया है। अगर आपको वैलेंसी समझ में आ गया होगा तो आप लाइक का बटन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन आगे के टॉपिक के साथ में, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।